तो मैं आपको कहानी समझाने के लिए देखिए ये और ये देखिए, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, आप समझना। और ये तीसरा प्लेन, देखो कि दिख रहे हैं, एक प्लेन ये और एक प्लेन सामने, ये तीन प्लेन के लिए एक एक्सिस चाहिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इधर नीचे कौन सा हो गया, वाई एक्सिस, और ये जो हाइट है ये कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, इस तरह से आप देखिए, है ना। तो तीन एक्सिस चाहिए 3D को समझने के लिए। कोई भी पॉइंट, जैसे 3D ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी पूरी प्रॉपर लोकेशन डिफाइन करने के लिए हमको तीन एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके रूम का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, ठीक है, तो वो कॉर्नर क्या हो जाएगा, वो कॉर्नर हो गया ओरिजिन, और एक साइड आपकी एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक हाइट जो है वो क्या हो गई, जेड एक्सिस। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अभी एक बॉक्स लेता हूं, क्यूबॉइडल बॉक्स, उससे आपको चीजें समझाता हूं। चलिए देखिए, देखो यहां पे आप इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स में ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, इधर पीछे की ये, इसको मैं या तो वाई मान लूं या किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका ये नीचे वाला कॉर्नर ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। इस तरह से इस बॉक्स को आप देखिए, एक्स, ये वाई और ये जेड, ये तीन एक्सिस। अब देखो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, एक्स जेड, ठीक है। ये नीचे वाला प्लेन कौन सा हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। इसी तरह से आप देखिए कि ये कौन सा एक्सिस, वाई और ये जेड, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड। तो इस कॉर्नर को आप देखिए, इस कॉर्नर को मैं क्या डिफाइन करता हूं, ओरिजिन, वाई एक्स और ये जेड, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। कितने प्लेन, एक प्लेन, दो प्लेन और ये एक नीचे ये वाला तीन प्लेन, ठीक है ना। इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा, वाई जेड। अब आप देखिए वाई जेड मतलब यहां केवल क्या होगा, वाई और जेड होगा, एक्स होगा ही नहीं, ठीक है। इस प्लेन पे क्या होगा, केवल एक्स वाई होगा, इस पे जेड होगा ही नहीं। और इस प्लेन पे कौन होगा, एक्स और जेड, यहां पे वाई 0 होगा, ठीक है। तो ये जो तीन एक्सिस है, इससे मेरे को प्लेन कितने मिले, तीन प्लेन मिले, और भी मिलेंगे, बट अभी आप यहां से ओरिजिन से अगर देखो तो ओरिजिन से जाने वाले कितने प्लेन हो गए, तीन, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन पे वाई का कोई काम नहीं होगा, वाई 0 होगा। फिर यहां पे एक्स वाई प्लेन पे जेड का कोई काम नहीं होगा, जेड 0 होगा, और वाई जेड प्लेन पे एक्स का कोई काम नहीं होगा, एक्स 0 होगा। बस इससे आप तीनों पॉइंट्स को, सॉरी तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ओरिजिन। अब यहां पे कोऑर्डिनेट्स भी कितने होंगे, तीन, एक्स वाई और जेड। अभी तक हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते थे, एक्स वाई प्लेन की, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये बोर्ड वाला प्लेन, सिंपल। तो यहां पे दो ही कोऑर्डिनेट हुआ करते थे। अब ये एक्स, ये जेड, और ये एक और कौन सा आ गया, वाई। आप चाहो तो आप इसको y बोल सकते हो, क्योंकि बचपन से हमारी आदत यही है, और आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, z। इस तरह से कि ये x, ये y, और इनके परपेंडिकुलर एक्सिस ये क्या हो गया, z एक्सिस, ठीक है, आ गया। बाकी मैंने प्लेन वाला डायग्राम आपको अभी उस बॉक्स से चीजें समझाई है। अब यहां पे अगर आप xy प्लेन में हो, xy प्लेन में हो तो यहां पे देखो z है ही नहीं। आप अगर xz प्लेन में हो तो यहां y नहीं है।
आप वाई जेड प्लेन में हो तो यहां x नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये देखो, अब आप एक बात समझना कि जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, अब जैसे कोई पॉइंट है, अगर वो इस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड जीरो होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या बोलूंगा, एक्स जीरो जीरो। मैं वाई एक्सिस पे जाऊं तो जेड और एक्स जीरो होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलूंगा, जीरो वाई जीरो। मैं जेड एक्सिस पे अगर आऊंगा तो क्या होगा, एक्स और वाई जीरो, तो ये हो गया जीरो जीरो और जेड। और सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करूंगा, ओरिजिन से। तो आपकी ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, z, ये x, इस तरह से। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कोई पॉइंट है, अगर वो xy प्लेन में है, आप समझना कि कोई भी पॉइंट कहां है, xy प्लेन में, इस प्लेन में है, ये पॉइंट है, तो इसकी एक तो डिस्टेंस कहां से होगी, x एक्सिस से, एक डिस्टेंस कहां से होगी, y एक्सिस से। आप सोचो कि z एक्सिस का यूज ही नहीं होगा यहां पे, xy प्लेन में है, इस जगह है। ठीक है, तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, z कोऑर्डिनेट जीरो, क्यों, क्योंकि आप सोचो कि अगर ये xy प्लेन में है तो यहां पे z वैसे भी क्या होता है, जीरो। आप सोचो कि ये z एक्सिस है, तो आपको xy प्लेन में आने के लिए ऊपर से देखो, ये नीचे है नीचे है नीचे है, तो z कितना हो गया, खत्म ही हो गया, आप जैसे xy प्लेन में पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए z कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। अब देखिए, तो xy प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, xy जीरो। अगर कोई पॉइंट xz प्लेन में है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। अगर कोई पॉइंट yz प्लेन में है तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जीरो वाई जेड। तो इस तरह से हम पॉइंट को प्लेन में शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, किसी पॉइंट की एक्स वाई, जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, अब ये तो मैंने प्लेन में पॉइंट लिए, एक्सिस पे लिए। अब कोई पॉइंट यहां है, देखो ये आपका जेड एक्सिस। अब कोई पॉइंट यहां है, इधर, ये इस जगह, यहां पे देखिए आ गया, ये यहां पे पॉइंट है, ये इस जगह, ये चुटकी देखो। अब इस पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस किससे निकालूं, आप सोचो, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस निकालूंगा तो किसके पैरेलल आएगी, जेड एक्सिस के। देखो ये पॉइंट यहां है, अब इसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूं एक्स वाई प्लेन से। आप देखिए, ये देखो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं अंदर जा रहा हूं, ये, तो मैं किसके पैरेलल आ रहा हूं, जेड एक्सिस के। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इक्वल्स टू, अब वो पॉइंट कहां है, देखिए ये पॉइंट यहां पे है, इस तरह से पॉइंट कहां है, यहां है। तो अब यहां है तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई जेड तीनों होंगे। इसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस किसके पैरेलल आ रहा हूं, देखो कहीं पे भी यहां ले लो, तो किसके पैरेलल आ रहा हूं, जेड एक्सिस के पैरेलल। तो डिस्टेंस जेड एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या हो गया कि वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, जेड कोऑर्डिनेट, जिसके पैरेलल आ रहा हूं। आप सोचो कि पॉइंट यहां पे है, तो इसकी अगर डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से मेजर करूंगा तो ये इस पेन के पैरेलल मेजर करूंगा, जेड एक्सिस के पैरेलल मेजर करूंगा, तो अल्टीमेटली वो डिस्टेंस क्या हो गई, जेड कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट यहां पे जो पॉइंट है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस ये किसके बराबर होगी, ये पॉइंट यहां है, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब जेड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू जेड कोऑर्डिनेट। फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन इक्वल्स टू
एक्स जेड प्लेन से क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड प्लेन इक्वल्स टू, अब वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस किसके बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस किसके बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट। आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिए, यहां पे ये एक्स एक्सिस, ये अपन ने मान लो कि वाई एक्सिस ले लिया, ये जेड एक्सिस ले लिया। अब कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो कि ये, अब यहां देखना, ये डिफाइन कर दिया मैंने, अब कोई पॉइंट यहां है, इस जगह, आप सोचो इस जगह है ना, या मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऊपर वाला, और ये पीछे वाला जेड एक्सिस। पॉइंट मैंने ये माना, ये देख लेना इधर। अब इस पॉइंट की जब मैं डिस्टेंस लूंगा, आप देखो, तो ये नीचे वाला प्लेन कौन सा है, ये नीचे वाला प्लेन कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस इस नीचे वाले प्लेन से, देखो इधर है ये पीछे, तो इस प्लेन से डिस्टेंस किसके बराबर हुई, ये जेड कोऑर्डिनेट, इस तरह से। ठीक है, तो आप ये इस बॉक्स वाले जो कॉन्सेप्ट है, इससे आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया किस तरह से कौन सा पॉइंट कहां आएगा। ओके, और अब यहां पे एक्सिस भी देखो कितने होंगे, जैसे इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इधर क्या लेंगे, नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर हम यहां पे देखें तो अल्टीमेटली क्वाड्रेंट कितने होंगे, क्वाड्रेंट कितने होंगे, बहुत सारे, एक इधर होगा। अगर आप ये क्वाड्रेंट देखना चाहते हो तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 क्वाड्रेंट्स होंगे। ये देखिए, ये तो 4 ऊपर बनेंगे और ऐसे कैसे 4 कहां बनेंगे, नीचे। तो टोटल 8 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। ठीक है, बट इसमें आपको 8 क्वाड्रेंट्स में बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना है, बस आपका इमेजिनेशन होना चाहिए कि हाँ 8 क्वाड्रेंट्स होंगे। तो इस तरह से आप इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। एक पॉइंट तो मैं लेता हूं ओरिजिन, दूसरा पॉइंट ये देखिए मैं ऐसे ले रहा हूं, ये हमारा जेड एक्सिस, ये यहां लिया मैंने, समझना। ठीक है, यहां पॉइंट लिया। अब मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगा ओरिजिन से, मतलब ये निकालूंगा। आपको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट की मेरे को कहां से डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से। ये पॉइंट यहां पे देखिए, ये डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि ओरिजिन से निकालनी तो मैं आपको किसी भी पॉइंट से निकलवा सकता हूं। ओरिजिन की जगह कुछ और बिठा देंगे अपन। क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट यहां है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब किससे डिस्टेंस, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब किससे डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। ठीक है, तो आप सोचिए कि जैसे ये पॉइंट यहां है, ये पी एक्स वाई और जेड। अब मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये जेड एक्सिस, आपको डिस्टेंस ये यहां से निकालनी है। ये अल्टीमेटली आप एक क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ये जेड एक्सिस इधर, ये यहां से मैंने ये डायरेक्शन देखो, ये यहां गया, ये पॉइंट यहां है ना, यहां था, तो इसके पैरेलल मैंने इसको इधर चिपका दिया 3D में शो करने के लिए। तो ये देखिए, ये पॉइंट इधर है, ये यहां पे जहां मेरी उंगली जा रही है। ठीक है, अब ये मेरे हाथ से पेन तक, आप यहां पे देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एंगल हाथ और पेन का। ये देखिए, अब मेरे को इसकी डिस्टेंस ये वाली निकालनी है, तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है। ओके, अब हाइपोटेनियस है, अब मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है, तो मेरे को एक तो ये हाथ वाली डिस्टेंस चाहिए और एक पेन वाली चाहिए।
तो पेन वाली तो किसके पैरेलल है? z के, तो ये तो z हो गया, आ गया, ये तो क्या हो गया? z। अब अल्टीमेटली मेरे को निकालना क्या है? ये निकालना है, ये हाथ वाली डिस्टेंस निकालनी है जिससे कि मैं ये निकाल पाऊं। ठीक है, आप समझना, ये ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट P है। अब यहां पे आप सबसे पहले तो ये देखिए कि ये डिस्टेंस, ठीक है, ये तो कितनी हो गई? Z। ये हमको निकालनी है, OP निकालना है, ठीक है ना। अब आप समझना, थोड़ा सा इसको इस तरह से देखना कि पॉइंट यहां है, ये नीचे कौन सा प्लेन है? XZ प्लेन, इसको Z नहीं बोलते हैं, है ना। अब आप इसको सोचना कि ये नीचे कौन सा प्लेन है? XZ। XZ प्लेन से डिस्टेंस किसके बराबर? Y कोऑर्डिनेट के बराबर। ये देखो आ गया, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर? Y कोऑर्डिनेट के। ठीक है, थोड़ा सा 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये Y कोऑर्डिनेट हो गया, अब मेरे को ये निकालना है, आ गया। अब यहां पे भी देखो क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एक, ठीक है। ये जैसे ये कितना हो गया आपका? Z, और ये X, तो ये भी कितना हो गया? Z। तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? कि यहां देखो, ये वाला यहां जाना है मेरे को, ठीक है, ऐसे ये यूं जाऊंगा, आ गया। ये यहां जाना है, यूं जाऊंगा, तो ये ऐसे चला जाऊंगा। तो ये जो इधर वाली है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक परपेंडिकुलर इधर और इधर। तो आप देखिए कि ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप सोचो कि नीचे ये क्या बन रहा है? एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आगे ये पॉइंट यहां है, तो पहले मैं कौन सी डिस्टेंस ये देख रहा हूं? ये y है, ये देखो ऐसे, ये y। अब मैं डिस्टेंस कौन सी निकालना चाहता हूं? ये वाली। तो ये वाली तो मैं निकाल लूंगा क्योंकि मेरे को ये तो दिख ही रहा है कि ये कितनी है? y, ठीक है। और यहां से ये y, और ये नीचे कौन सा बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आप देखो कि अगर मेरे को ये निकालना है, यहां से आप देखो ये डिस्टेंस y, ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप देखो कि ये अगर मैं नीचे से देख रहा हूं एक्स वाई प्लेन से, समझना, ये पॉइंट यहां है इस जगह, इसकी मैं कहां से डिस्टेंस देख रहा हूं? एक्स वाई प्लेन से। एक्स वाई प्लेन में मैंने, सॉरी, एक्स जेड प्लेन से, y। एक्स जेड प्लेन में मैंने यहां पे क्या लिया? x, आ गया। ये इधर देखो, ये ऐसा, ये यहां पे ये कितना लिया मैंने? x, और ये कितना लिया? z। तो मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गई ये डिस्टेंस। ये कितनी आ गई? y। अब यहां पे मैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा यूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, ये वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट है इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। और ये डिस्टेंस आ गई आपकी ओपी। और राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर आएगा, ये किसकी वैल्यू? ओपी स्क्वायर की, और स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आ जाएगा ओपी। तो अल्टीमेटली यहां मैंने ओपी कैसे निकाला? एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, और इसका रूट। आपको याद ये रखना है, बस थोड़ा सा 3D में अगर इमेजिन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहां O की जगह अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया AB, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है, ये A और ये B। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली क्या हो रहा है? x माइनस जीरो का स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर, और z माइनस जीरो का स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? A और B के बीच की डिस्टेंस की, है ना। पॉइंट यहां था, ये डिस्टेंस y, फिर मैंने यहां पे ये डिस्टेंस निकालने के लिए
एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर z एक्सिस पे ड्रॉप किया। ठीक है, तो राइट एंगल से मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई। अब ये डिस्टेंस मेरे पास है तो मैं ये निकाल सकता हूं, ये y, ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाली, तो ये y, ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये मैंने p की डिस्टेंस यहां से निकाल ली और इससे मैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला बना सकता हूं, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है 2D में, बस यहां पे z और ऐड हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, सिंपल है। तो अगर फॉर्मूला ही याद रखना है तो आसान है, बट थोड़ा सा इमेजिन करके चलोगे तो मजा आएगा। और सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको वेक्टर में बताया था। आप सोचो, अब मैं थोड़ा सा वेक्टर से भी रिलेट करता हूं। ये ओपी, यहां पे पी के पोजीशन वेक्टर क्या थे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। हमने ओपी का मैग्नीट्यूड निकाला था, याद कीजिए, क्या बताया था मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये। और सेम कंडीशन मैंने आपको वेक्टर से बताई थी और वही आपको 3D से इमेजिन करनी है। ठीक है, तो सेम वेक्टर और 3D के कॉन्सेप्ट पैरेलल चलते हैं, थोड़ा सा आपको रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए, सेक्शन फॉर्मूला वैसा के वैसा ही है, वही इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। बस यहां पे क्या होगा कि x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए होगा। पहले x y के लिए हुआ करता था 2D में, फिर मैंने वेक्टर में आपको सिखाया था और वेक्टर में जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल था। अब वेक्टर वाला तरीका ही यहां लाके और इसको प्रूव कर सकते हैं। मतलब यहां पे प्रूफ 3D वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा और आपको प्रूफ करना है तो मैंने आपको वेक्टर में बताया वो ज्यादा अच्छा है। 3D से जाएंगे तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा। अगेन सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, एक पॉइंट है C, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, λ:1 में। तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए अब यहां पे मैंने लैम्डा ले लिया है तो कि लैम्डा से इजी हो जाता है काम, तो λ(x2) इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, λ(x2) प्लस 1 इंटू x1 अपॉन λ+1, फिर y कोऑर्डिनेट λy2 प्लस इधर क्या 1 इंटू y1 अपॉन λ+1, फिर λz2 और 1 z1 अपॉन λ+1। तो ये इस C के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और अगर ये C A और B का x1 y1 z1 x2 y2 z2 अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये सेम, तो कोऑर्डिनेट क्या x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में होगा क्या, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, AC अपॉन CB इक्वल्स टू लैम्डा। यहां पे क्या होगा, अब देखिए कि AC अपॉन BC, C बाहर है और डिवाइड कर रहा है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। कंडीशन क्या है, AC अपॉन BC इक्वल्स टू लैम्डा। आ गया, तो एक तरह से आप देखो कि ये क्या है, AC आपका लैम्डा है और ये क्या है 1, तो लैम्डा इज टू 1। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं है, यहां पे प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। ठीक है, अब मैं ये लैम्डा इज टू 1 यहां पे ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि ये रेशियो है, समझाने के लिए मैंने आपको लिख के बता दिया, बट ये यहां से ध्यान रखिएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा x2 माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, फिर लैम्डा y2 माइनस y1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा z2 माइनस z1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। इस तरह से
आप पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप पॉइंट सी फाइंड कर सकते हैं, और ये हम काफी बार पहले भी कर चुके हैं, तो बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। और इस पे प्रॉब्लम्स हमने वेक्टर में किए थे, इंटरनल एक्सटर्नल में प्रूव करने के लिए वेक्टर ज्यादा इजी तरीका है। आपको बताया था मैंने कि वेक्टर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका होता है एज कंपेयर टू ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इसकी तरफ मूव करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है इस चैप्टर में। चलिए, क्या होता है, ये x y और ये z एक्सिस, ये z एक्सिस है। ये इधर कोई लाइन है, देखिए ये ऐसे कोई लाइन है, ये इसका x एक्सिस से एंगल, ये इधर अल्फा इधर बन रहा है, ये ऐसे है लाइन। x एक्सिस से एंगल अल्फा, y एक्सिस से कितना है, ये इधर बीटा, और ये z एक्सिस से कितना है, गामा, ठीक है। अब ये लाइन को मैं ऐसे लिखता हूं, ये एंगल अल्फा, लाइन मतलब यही वेक्टर a वेक्टर, इसका पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस से कितना, बीटा, और पॉजिटिव z एक्सिस से एंगल कितना, गामा। आ गया। तो आप देखो कि आप अल्फा कैसे डिफाइन करोगे। x एक्सिस मतलब अपना एक तरह से देखा जाए तो आई कैप, y एक्सिस मतलब बोले तो j कैप, और z एक्सिस बोले तो k कैप। इसको आप वेक्टर ट्रायड से भी समझ सकते हो, बचपन याद कीजिए वेक्टर वाला। चलिए, क्या आएगा अब, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, x एक्सिस से एंगल L इक्वल्स टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या आएगा, देखो x एक्सिस से मतलब आई कैप से एंगल, तो a डॉट आई अपॉन मॉड a मॉड आई। अब a डॉट आई करोगे तो कितना आएगा, a1 अपॉन कितना, मॉड a, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसी तरह से m इक्वल्स टू कितना, कॉस बीटा a डॉट j अपॉन मॉड a मॉड j। a डॉट j करेंगे तो कितना आएगा, a2, क्या आ गया a2, मॉड a2 अपॉन मॉड a, और मॉड j आ जाएगा 1। चलिए, l m n, n कितना, कॉस गामा, कितना आ जाएगा, a डॉट k अपॉन मॉड a मॉड k। तो a डॉट k करेंगे तो कितना आ जाएगा, a3 अपॉन मॉड a, इस तरह से। तो ये हमने निकाल लिया l m n, और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये एंगल बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, और इनका कोसाइन होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो हो सकता है अपने वेक्टर में भी कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखे हो क्या, डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो अब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का टर्म से आप 3D में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि 3D वेक्टर पैरेलल चलता है। आप देखिए कि यहां पे अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, आप खुद देखिए, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या आएगा, ये देखिए, a1 स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन में मॉड ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और ऑलरेडी देखिए ये वेक्टर a है, यहां लिखा है मैंने, इस a का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर का रूट, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये भी क्या है,
अब देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये मॉड ए स्क्वायर ही है और अपॉन भी क्या है, मॉड ए स्क्वायर। चल बसा, तो ये आ गया 1। तो आप याद रखिएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। ये बोर्ड है नेवी एसएसआर एक्स ग्रुप एनडीए, आपके आईआईटी जेईई हर एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बन गया कि एक लाइन है वो एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है और उनके डायरेक्शन को साइन LMN है, तो इनका रिलेशन क्या होगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा, याद रखिएगा। फिर दूसरी बात कि L इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा M कॉस बीटा और N कॉस गामा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। एक और क्वेश्चन बन गया सेकंड, ये फर्स्ट कि कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 आएगा। चलिए अब मान लीजिए कि यहां पे आपसे सामने वाले ने पूछा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इक्वल्स टू कितना 1। 1 2 3 और एक इधर आया तो ये एक तो चला गया, फाइनली साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा कितना आएगा 2। एक और क्वेश्चन किसके लिए, एनडीए नेवी एसएसआर एक्स ग्रुप बिटसेट, आपका जेई हर एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, 3D वेक्टर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि 3D में क्या है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर आप जाओगे तो 3D में इमेजिन करना मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, स्कोरिंग है। 3D वेक्टर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये सारे टॉपिक्स स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन के बाद हम एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं और फिर चलते हैं डायरेक्शन रेशियो की तरफ और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए डीसीज क्या होंगे, क्या बताया था मैंने अभी, एल क्या आएगा A1 कितना 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2/3। इसी तरह से एम के लिए कितना आएगा -2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आएगा, तो यहां पे भी कितना आएगा 3। एन कितना आएगा कोएफिशिएंट ऑफ के A3 1/3, तो इसका मतलब डीसीज कितने आ गए 2/3 -2/3 और 1/3। अब देखिए ये डायरेक्शन क्या आ गए कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, किसी भी लाइन के अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो फिक्स होते हैं। बट क्या होता है कि जब मैं किसी लाइन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से एंगल निकालने जाता हूं, ठीक है, तो कभी कभी मैं एंगल निकालने के लिए क्या करता हूं कि उस लाइन के पैरेलल लाइन एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि एक लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइंस होगी। अब आप सोचिए कि एक लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइंस होगी, तो उन सारे लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, क्योंकि लाइन तो सारी पैरेलल है। तो डायरेक्शन कोसाइन तो हर लाइन का क्या होता है, यूनिक होता है, तो उन सारे लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल होंगे। अब उन सारी लाइंस के लिए मैं एक और टर्म, क्योंकि अब देखो एक लाइन है, इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। अब इन इनफाइनाइट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहां पे मैं एक टर्म और यूज करता हूं कि कोई भी लाइन है उसके पैरेलल लाइन उसके भी डायरेक्शन कोसाइन कुछ होंगे, ठीक है। आ गया, मतलब यह है कि यहां पे एक लाइन की जो बहुत सारी पैरेलल लाइंस होती है उन सभी के लिए मैं एक नई टर्म यूज करता हूं डायरेक्शन रेशियो।
कि कोई भी लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन, देखो डायरेक्शन कोसाइन लाइन के क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में होंगे तो कहने का मतलब है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके आ जाएंगे इस तरह से। तो यहां पे हम एक टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होती है डायरेक्शन रेशियो। कि डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन में होता है, डायरेक्शन कोसाइन के। कि भाई एक लाइन है, इसके डायरेक्शन कोसाइन ये रहे, फिक्स है क्योंकि ये यूनिक होते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन रेशियो टर्म क्यों डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइंस हो सकती है, तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। तो इस लाइन से अगर मैं बाकियों के डिफाइन करना चाहूं जो भी इसके पैरेलल है, तो जो भी होगा उसमें डायरेक्शन कोसाइन में प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन में होंगे तो यहां पे उन सारी लाइंस के लिए मैं टर्म्स क्या यूज करता हूं, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन में होता है, हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के। कि मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो सकते हैं, इसके प्रोपोर्शन में देख लीजिए आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 2 - 2 1, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये भी हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये भी हो सकते हैं 6 - 6 और 3, ये भी हो सकते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियो ये भी हो सकते हैं 2/15 -2/15 और 1/15। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्शन रेशियो मतलब वो जो पैरेलल लाइंस है एक लाइन के, उसके लिए मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर। और डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होते हैं किसी लाइन के, डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। लाइंस अगर पैरेलल है तो उसमें किसका जो रेशियो आएगा, पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या होता है, आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं। और ऐसा भी बोल सकता हूं कि डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन में होता है, डायरेक्शन कोसाइन के। क्लियर, आया समझ में। तो डायरेक्शन रेशियो एक टर्म मैंने इंट्रोड्यूस की है कि बहुत सारी लाइंस के अगर डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शन में है तो उन लाइंस के लिए मैं प्रॉपर वर्ड क्या यूज करूंगा, डायरेक्शन रेशियो। क्लियर। अब हम थोड़ा डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन को समझते हैं और आगे चलते हैं। डायरेक्शन रेशियो में देखिए क्या होता है, ए बी सी 3 नंबर है, ओके, और ये 3 नंबर किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन के। तो एबीसी डायरेक्शन रेशियो मतलब कुछ भी नहीं है, 3 नंबर्स है जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, बस इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, एबीसी आर 3 numbers proportional to direction कोसाइन। एबीसी 3 नंबर्स है जो कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। जैसे इफ डायरेक्शन कोसाइन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डीसीज आर 2 3 5, ये डीसीज है डायरेक्शन कोसाइन। डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस 2 3 5। तो डी आर क्या क्या बोल सकता हूं मैं, डी आर्स मतलब डायरेक्शन रेशियो। और डी आर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एबीसी। डीसीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन। और डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी। ये वाला ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप ये ना समझ जाए कि ये कोऑर्डिनेट्स है, ओके। तो डीसीज और डी आर में ये ग्रेटर देन लेस देन वाले ब्रैकेट इसलिए ताकि आपको पता रहे कि डीसीज और डीआर की बात हो रही है ना, कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ब्रैकेट चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर ये डीसीज है तो डीआर्स बहुत सारे पॉसिबल है, इसके प्रोपोर्शनल जो नंबर्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, 2/3, 3/3, 5/3, ये हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, 2/7, 3/7 और 5/7, इसको भी मैं डीआर बोल सकता हूं। आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, 3 के। इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होगा,
7 के करस्पॉन्डिंग कि 2/2/7, 3/3/7 और 5/5/7। और हम देखते हैं 4, 6, 10, 4, 6, 10। तो ये देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, 5/10 1/2। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो जो कि इस डिसीज के प्रोपोर्शनल हो मैं यहां पर निकाल सकता हूं। और बोल सकते हैं देखो -2/2, -3/2 और -5/2 भी हम ले सकते हैं। इसको भी हम dr बोल सकते हैं। अगेन देखो रेशियो कितना हो जाएगा, -1/2। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -2, इसको -3/2 से डिवाइड करेंगे तो -2 और 5 को -5/2 से डिवाइड करेंगे तो -2। तो अब देखिए इनका प्रोपोर्शन क्या आ रहा है, सेम। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो मतलब 3 नंबर्स जो कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो। अब वो बहुत सारे पॉसिबल है। तो LMN 3 डायरेक्शन कोसाइन उसके करस्पॉन्डिंग मतलब एट ए टाइम कितने होंगे, 3 DRs होंगे। और ऐसे DR के बहुत सारे सेट पॉसिबल है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया भी था। तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं, इनको और एक्सप्लोर करते हैं। आइए, अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि DCs और DR आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस डायरेक्शन रेशियोज आर 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ओके, सो DRs किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के। तो आप देखिए कि जैसे A, B, C आर डायरेक्शन रेशियो या हम बोल सकते हैं DRs एंड LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस DCs. Okay, now डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो। मैंने आपको अभी बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशियो के साथ हमने रेशियो निकाला था और वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, वो एक कांस्टेंट आ रहा था। तो L/A, M/B और N/C क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरी कर सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप DR क्या सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के करस्पॉन्डिंग आप DR बहुत सारे बना सकते हो, है ना, क्योंकि हमको रेशियो ही तो इक्वेट करना है। ओके, चलिए, तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि L/A इक्वल्स टू लैम्डा, सो L इक्वल्स टू A लैम्डा एंड इन द सेम वे M/B इक्वल्स टू लैम्डा, M इक्वल्स टू B लैम्डा एंड N/C इक्वल्स टू लैम्डा, N इक्वल्स टू C लैम्डा। और हमने LMN का रिलेशन देखा है, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। अब देखिए L बराबर A लैम्डा स्क्वायर, B लैम्डा स्क्वायर और C लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या आ जाएगा ये, A² लैम्डा स्क्वायर प्लस B² लैम्डा स्क्वायर प्लस C² लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। लैम्डा स्क्वायर कॉमन, A² प्लस B² प्लस C² इक्वल्स टू 1। नाउ लैम्डा स्क्वायर बराबर 1/A² प्लस B² प्लस C²। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा ±1/A² प्लस B² प्लस C²। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पे लैम्डा आ गया तो L इक्वल्स टू कितना, A लैम्डा। तो L कितना हो जाएगा, A लैम्डा, और लैम्डा कितना ±1, तो क्या आएगा ±A/A² प्लस B² प्लस C²। ओके, तो इस तरह से हम L कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं M की। तो M इक्वल्स टू B लैम्डा, तो M इक्वल्स टू B लैम्डा
तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी तरह से n इक्वल्स टू सी लैम्डा, तो यहां पे सी लैम्डा तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एल एम एन, अगर आपको एबीसी गिवन है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो सीधे आप ये फॉर्मूला लगाइए और आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप समझना कि फॉर एग्जाम्पल इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू -3, अब हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? l इक्वल्स टू क्या आएगा? प्लस माइनस a, तो प्लस माइनस 1। अब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो देखिए कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 9, 10, 14, तो रूट 14, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 14 एल। एम कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 14। अब देखिए यहां पे एन की जब बात करेंगे तो प्लस माइनस -3 अपॉन रूट 14, ठीक है। अब जब मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा तो तीनों साइड या तो प्लस यूज करूंगा या तीनों माइनस यूज करूंगा, यह भी आप ध्यान रखना। तो क्या क्या पेयर हो गए डायरेक्शन कोसाइन के? 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14, और अगर यहां प्लस लूंगा तो अंदर -3 बना रहेगा, तो -3 बाय रूट 14। एक तो ये डीसीज का एक सेट ये बन गया। अब अगला सेट, तीनों जगह माइनस लूंगा तो क्या आएगा? -1 बाय रूट 14, यहां भी माइनस लिया, 2 बाय रूट 14, और यहां माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस 3 बाय रूट 14 आ गया। ये इस तरह से, तो यहां पे ए बी सी अगर 1 2 -3 है, इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या आएंगे? एक तो सेट ये आया -1 बाय रूट 14, -2 बाय रूट 14 और 3 बाय रूट 14। एक सेट ये आया 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 और -3 बाय रूट 14। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, और ये आपके बोर्ड एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, एनडीए के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेई मेंस में आने के चांस तो कम है, बट फिर भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कम चांस है, बिटसेट में भी कम है, बट इन एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें ये पूछा जा सकता है और बिल्कुल सिंपल है। आप ये फॉर्मेट याद रखें कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो किस तरह से आप डायरेक्शन को साइन फाइंड करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि इफ drs of a line are a b c, dr क्या है? abc, then dc's will be, dc's क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका l हो गया, प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका m हो गया, और प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका एल एम, और ये हो गया n। ठीक है, ये एल एम एन हो गया।
तो अगर आपको dr पता है तो इस तरह से आप dc's फाइंड कर सकते हो। एक बात और याद रखना, जैसे इफ AB वेक्टर इक्वल्स टू, मतलब एक वेक्टर दिया है AB, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ये वेक्टर है AB, देन वेक्टर मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक तरह से वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आपको मैंने बताया था वेक्टर में स्टार्टिंग में, वेक्टर मीन्स अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सो AB वेक्टर AI BJ CK है, देन द DRs ऑफ लाइन AB विल बी, अगर AB वेक्टर ये दिया है तो लाइन AB के DR क्या होंगे, ध्यान रखना A B और C विथ साइन आपको लेना है। अगर ये वेक्टर AB है तो लाइन AB के DRs क्या होंगे, A B और C, ध्यान रखना। और यहां ABC आपको विथ साइन लेना है। जैसे एक वेक्टर मैंने आपको दिया, वेक्टर AB ही लेते हैं, 2i माइनस j माइनस 3k, ठीक है। अब मान लो इसमें i है ही नहीं और ये j माइनस 3k है, तो इसमें DRs ऑफ AB क्या हो गए, R। I नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो ना 0 इंटू आई कैप, तो आपका एक क्या हो गया 0, दूसरा क्या हो गया, J का कोएफिशिएंट कितना 1 और K का -3, ये। तो इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, जैसे ये लाइन है AB, तो इसके DR क्या हो गए 0 1 -3, ठीक है। इसी के साथ एक बात और याद रखना, ये एक लाइन है A B, ये है x1 y1 z1 और ये B है x2 y2 z2, ये A और B के कोऑर्डिनेट्स है। अब इस पॉइंट का अगर आप पोजीशन वेक्टर लिखो तो A वेक्टर, या अगर मैं OA वेक्टर बोलूं तो यह आ जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। इसी तरह से इस B के पोजीशन वेक्टर में बोलता हूं B वेक्टर, तो यहां पे OB वेक्टर या B वेक्टर कितना आ जाएगा, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। वेक्टर का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। अब आप देखिए कि अगर मैं यहां पे वेक्टर AB निकालता हूं, क्या निकालता हूं, वेक्टर AB, तो समझना वेक्टर AB क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप, क्योंकि AB क्या हो जाएगा OB माइनस OA, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। आप सोचो कि AB क्या हो जाएगा, वेक्टर B माइनस A, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 minus z1 k cap. So this is vector AB. Okay, and if this is vector AB, अगर ये वेक्टर AB है तो dr क्या हो जाएंगे, drs of line AB क्या हो जाएंगे, r x2 minus x1 कॉमा y2 minus y1 कॉमा z2 minus z1, इस तरह से। तो अल्टीमेटली a x1 y1 z1 b x2 y2 z2, तो इस लाइन के drs क्या हो गए, इस लाइन के dr अब आप सीधे बोल दो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इस तरह से आप चीजें याद रखना। ये क्या हो गए, drs हो गए। अगर आपको लाइन दी है तो अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिया
और फिर आपको बताया। अब डायरेक्टली आप याद रखिएगा कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 हैं, तो आप ए बी के डी आर कैसे निकाल सकते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और डी आर आ गए तो डीसीज तो आ ही जाएंगे। फॉर्मूला कौन सा? ये वाला। डी आर आ गए तो डीसीज आ जाएंगे। श्याम आ गया है तो छेनू भी आ जाएगा, करण आ गया तो अर्जुन भी आ जाएगा। वही बात है कि डी आर आ गए तो इस फॉर्मूले से आप डीसीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तीनों बातें आप डी आर और डीसीज के लिए याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ए x2 माइनस x1, किसी एक को आप बोल दो x1 y1 z1, एक को बोल दो x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 2, तो a हो गया -2, b हो गया y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 -2, और c हो गया z2 माइनस z1। तो z2 माइनस z1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस -1, 2 + 1 3। ठीक है, तो इस तरह से आप a b और c फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये abc आ गया। अब आप देखिए, अगर LMN निकालना है तो L इक्वल्स टू क्या आएगा? प्लस माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां पे मैं एक काम करता हूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट कैलकुलेट कर लेता हूं। कितना आएगा? -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 4 4 8 और 9 17। ठीक है, a कितना है? देखो, प्लस माइनस -2 अपॉन √17। ओके, इसी तरह से अब आप देखिए m कितना होगा? a की जगह केवल b रखना है। ठीक है, और b है -2, तो प्लस माइनस -2 अपॉन √17, और n आ जाएगा, बस a की जगह c रखना है, प्लस माइनस 3 अपॉन √17। ठीक है, तो यहां पे दो पेयर प्लस 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 वाले, तो जब मैं प्लस 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 लूंगा तो क्या आएगा? -2 अपॉन √17, -2 अपॉन √17 और 3 अपॉन √17। इसी तरह से माइनस 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 लूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन √17, अगेन माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन √17, और यहां माइनस 3 अपॉन √17। तो इस तरह से आप LMN के दो सेट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स देखिए, NDA, बिट सेट, X ग्रुप, नेवी SSR और JEE मेंस और बोर्ड, इस तरह के एग्जाम्स में ये इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली X ग्रुप, नेवी SSR और बोर्ड में और NDA में इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और एंगल बिटवीन द लाइंस की बात करते हैं। जैसा कि हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखा था, इसी तरह से हम एंगल बिटवीन द लाइंस की बात करते हैं। चलिए